चार्ज जो इलेक्ट्रॉन ये एम्बेडेड किए गए हैं, ठीक है। ये पहला था पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था जे जे थॉमसन का, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं एटम में, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। और अगर हम देखेंगे इस वजह से क्या होता है, हमारा जो एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यानी यहाँ पे ना तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रहता है ना एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज रहता है। तो हम बोलते हैं कि जो एटम होता है हमारा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है एटम में, उनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड। पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि जो एटम होता है इसमें स्फीयर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। देन इसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें एम्बेडेड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, आप वाटरमेलन की एग्जांपल लो। वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वो कैसे एम्बेडेड किए गए होते हैं, वो सीड्स उसमें जो रेड कलर का पोर्शन होता है उसमें वो ब्लैक कलर की सीड्स एम्बेडेड किए गए होते हैं। वैसे ही जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे ही एक स्फीयर में एम्बेडेड किए गए होते हैं, ठीक। जो थॉमसन का मॉडल आप देख रहे हो, जो मैंने आपको फिगर पे दिखाई, फिगर 1 जो है, ये थॉमसन मॉडल है एटम का, ठीक है। तो इसमें जो ये शेडेड एरिया है स्फीयर का, या हम बॉल का बोलेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज है एटम के, ठीक। मैं जो बोल रही हूँ ये जो शेडेड एरिया है, मैंने भी पढ़ा। ये जो शेडेड एरिया आप देख रहे हो, ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया जो है इसमें पॉजिटिव चार्जेस है। और जो आप देख रहे हो ये जो नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्रेड है, यहाँ पे हो गए हैं। आप ये देखो नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज सारे ऐसे जो है जो एम्बेडेड किए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे जो टोटल नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो बराबर है किसके, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर का। तो ये जो होते हैं ये चार्ज से इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, और ये बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। एक होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अपोजिट चार्ज इनका होता है लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, और जिसकी वजह से एज ए होल जो हमारा ये एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक। थॉमसन का जो मॉडल है ये सिमिलर है। अगर हम एग्जांपल लेंगे जो क्रिसमस पडिंग होता है, ठीक है, क्रिसमस पडिंग, या अगर हम वाटरमेलन की बात करेंगे, वाटरमेलन की हम बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों में अगर हम पडिंग की बात करें, क्रिसमस पडिंग, वहां पे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो एम्बेडेड किए जाते हैं उस स्फीयर में। और सिमिलर वे में अगर आप देखोगे वाटरमेलन, वाटरमेलन क्या होता है, जो रेड पोर्शन होता है वो मानो वो आप पॉजिटिव चार्ज मानो, क्योंकि वो आपके आंखों के सामने आएगा। अभी अगर मैं आपको बोलूंगी भी कि वाटरमेलन में ऐसे ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आप लोगों ने यूजुअली वो देखा हुआ है। आप देखो कि वो जो होता है वाटरमेलन, उसमें क्या होता है, वाटरमेलन का जो वो रेड पोर्शन होता है, वो रेड पोर्शन सपोज आप मानो वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो सीड्स ब्लैक कलर के एम्बेड किए गए होते वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या आप केक की एग्जांपल लो, कोई केक जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। आप देखो वो जो केक है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जिसमें ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड किए होते हैं वो नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली हमें क्या दिया था, थॉमसन ने मॉडल दिया था, उसने ये एग्जांपल्स भी दी थी, जैसे वाटरमेलन है, क्रिसमस पडिंग है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बोलेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, और हम बोलते हैं कि जो एटम होता है एज अ होल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। थॉमसन जो है, थॉमसन मॉडल जो है, ये अगर हम देखेंगे ये एक्सप्लेन करता है कि जो एटम हमारा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि बहुत सारी और चीजें जो है इसमें, अगर हम बाद में देखेंगे इसके ड्रॉबैक्स, वहां पे हम देखेंगे कि जो थॉमसन है ये नहीं करता है कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लेन यहाँ पे।
अब देखो, अब अगर हम देखेंगे जो न्यूट्रॉन है, मैंने बोला कि इसने न्यूट्रॉन के बारे में, ये भी एक ड्रॉबैक है इसका कि इसने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बोला। उस टाइम पे खाली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे, तो इसने न्यूट्रॉन का कंसेप्ट ही नहीं दिया कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं न्यूक्लियस में, या इसने ये भी नहीं बोला कि हाँ इसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसने खाली हमें इतना बोला कि एक एटम जो होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो स्फीयर में होते हैं, और नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड किए गए होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस इतना था इसका मॉडल। लेकिन इसने हमें न्यूक्लियस के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं दिया कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ना इसने न्यूट्रॉन्स के बारे में कोई कंसेप्ट दिया था। ठीक। देन अगर हम देखेंगे उसके बाद जो ये जे थॉमसन था, इसके बाद आया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया न्यूक्लियस। क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो इट वाज रदरफोर्ड जिसने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। लेकिन जब जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उस टाइम पे उसने न्यूक्लियस का कोई भी जिक्र नहीं किया था कि इसमें न्यूक्लियस होता है, ना ही उसने न्यूट्रॉन्स का कोई कंसेप्ट दिया था। तो दीज आर दी टू ड्रॉबैक्स ऑफ किसके, जो थॉमसन है उसके मॉडल की। क्या क्या है, पहला, एक तो उसने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बोला। सेकेंडली उसने न्यूट्रॉन्स के बारे में भी कुछ नहीं लिया, यानी इसने उसने न्यूट्रॉन्स को कंसिडर ही नहीं किया। यहां तक समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है। अब हम अगर देखेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जहां पे वो न्यूक्लियस को डिस्कवर करता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल्स के बारे में कि अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल जो है इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं जिनपे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, 2 यूनिट्स का होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक। और अगर हम देखेंगे इसका जो मास है वो 4 यूनिट्स का होता है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल होता है जिसके 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इसका जो मास होता है वो 4 यूनिट होता है। अगर आप हीलियम 2 पॉजिटिव की बात करोगे, ठीक है, अगर हम हीलियम 2 पॉजिटिव की बात करेंगे, He2 पॉजिटिव, हीलियम की बात हम करेंगे, हीलियम 2 पॉजिटिव क्या होता है, एक्चुअली जो हीलियम आयन होता है ये एक्चुअली अल्फा पार्टिकल ही होता है। क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो अल्फा पार्टिकल से कहां से इमिट होते हैं, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है रेडियम पोलोनियम जो है उनसे ये इमिट होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, और अगर हम देखेंगे इनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखेंगे ये अगर मैटर होता है, उस मैटर के आसपास ही ये जा सकते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये फास्ट मूविंग होते हैं, और जो मैटर होता है उसके आसपास भी ये गुजर सकते हैं। ये जो होते हैं किसी हद तक क्या करते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये उसके आसपास भी गुजर जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने एक तो अल्फा पार्टिकल्स का वहां पे यूज किया, अल्फा पार्टिकल के अलावा उसने क्या किया, उसने एक गोल्ड फॉइल को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। ये जो गोल्ड फॉइल होते हैं क्या होता है, ये शीट होता है गोल्ड का। क्या होता है, गोल्ड का शीट। अब देखो जो गोल्ड है, आपको पता है जो गोल्ड फॉइल है इसमें भी एटम्स होंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए मैटर, और हमें पता है मैटर में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो जो गोल्ड फॉइल होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, उसमें एटम्स होते हैं। और अगर हम कंपेयर करेंगे अल्फा पार्टिकल्स और गोल्ड फॉइल को, तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। ये जो गोल्ड फॉइल होती है उसके जो एटम्स होते हैं उनसे ये अल्फा पार्टिकल स्मॉलर होते हैं। ठीक है। तो क्या हो किया उसने, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने दो चीजों का इस्तेमाल किया। एक तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसपे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट इसका मास होता है। और हम बोलते हैं जो हीलियम 2 पॉजिटिव है यही होता है अल्फा पार्टिकल। देन अगर हम देखेंगे गोल्ड फॉइल जिसने यूज की थी, गोल्ड फॉइल जो होती है उसमें हमने देखा कि वो शीट होता है गोल्ड का। अब देखो रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवर किया न्यूक्लियस, बाय यूजिंग व्हाट, अल्फा पार्टिकल्स एंड बाय यूजिंग गोल्ड फॉइल। अगर हम रदरफोर्ड की बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए, तो उसके बाद ये क्लियर हो गया कि अब जो एटम है इसमें क्या क्या है, इसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने, अल्फा पार्टिकल
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे उसने क्या किया, उससे उसने डिस्कवर किया कि जो एटम होता है इसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है जिसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उसने क्या किया, पहले तो उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, उसके बाद उसने बोला कि जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और फिर उसने बोला कि जो ये न्यूक्लियस होता है इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर हम देखेंगे उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल लिया, ठीक, उसको एलो किया कि वो स्ट्राइक करे गोल्ड फॉइल को वैक्यूम में, और उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया। एक सेकेंड, पता नहीं फोन में कुछ प्रॉब्लम है आज, बार बार बैठ जाता है, इस पे लिख नहीं आ रहा है। एक सेकेंड रुको। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अगर हम देखेंगे उसने जो अल्फा पार्टिकल्स है उनको क्या किया, उनको स्ट्राइक किया जो गोल्ड फॉइल होती है। मैंने आपको बोला गोल्ड फॉइल क्या होती है, शीट होता है गोल्ड का, और उसमें भी आपको पता है ये तो मैटर है, मैटर में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, यानी हम एक एटम लेंगे। उसने क्या बोला कि ये जो एटम होता है, ठीक है, ये एक एटम है मेरा, तो उसने क्या बोला कि यहाँ पे हम रखेंगे एक छोटा सा पार्ट। उसने बोला कि जैसे ही कुछ अल्फा पार्टिकल, यानी मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल्स है, जब वो पास किए गए गोल्ड फॉइल से तो वो पास हो गए स्ट्रेट, ठीक है, वो स्ट्रेट हो गए और उन्हें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। यानी कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करेंगे, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। उसने बोला कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जो कैसे पास हो गए, जो स्ट्रेटली पास हो गए इस एटम से, ठीक है, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाया स्मॉल एंगल से। फॉर एग्जांपल ये अल्फा पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन दिखाया थोड़े, यानी अपनी जगह से ये हट गए, डिफ्लेक्शन दिखाया इन्होंने। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कंप्लीटली रिबाउंड हो गए, यानी अगर ये अल्फा पार्टिकल है, ये जा रहा है स्ट्राइक कर रहा है इस एटम को, तो कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कंप्लीटली रिबाउंड हो गए, ठीक है, हम बोलेंगे जो कंप्लीटली रिबाउंड हो गए। क्या किया उसने, उसने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया अगेंस्ट व्हाट, जो गोल्ड फॉइल, यानी जो शीट था गोल्ड का, तो गोल्ड तो एटम का बना होता है, तो हम माने यहाँ पे एटम से उसने इनको स्ट्राइक किया। तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेटली पास हो गए इस गोल्ड फॉइल से विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, अपनी ओरिजिनल पाथ से उन्हें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉलर एंगल से, आप ये देखो, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने क्या दिखाया, जिन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाया, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाया लार्जर एंगल से। क्या दिखाया, लार्जर एंगल से। अगर हम देखेंगे, अगर आप देखोगे ये जो ये तो हो गया स्मॉल, ठीक, स्मॉल डिविएशन, ये हो गया जो रिबाउंड हो गए कंप्लीटली, और ये हो गए जो स्ट्रेट पास हो गए। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने, अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड मैं फिर से बनाऊंगी ये, मैं आपको अलग अलग दिखाऊं वैसे आपको ज्यादा समझ आएगा। ये अगर हमारा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, इस पे दो पॉजिटिव चार्जेस है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये एटम है, ठीक है, हम मानेंगे सेंटर है। तो पहले कुछ ऐसे हैं अल्फा पार्टिकल जो क्या दिखाते हैं, डिविएशन दिखाते हैं स्मॉल एंगल से। तो ये क्या है, वो अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल एंगल से डिविएशन दिखा रहा है, यहां बोलेंगे स्मॉल डिफ्लेक्शन जो दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं अल्फा पार्टिकल जो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो लार्ज डिविएशन दिखा रहे हैं, यानी जब वो स्ट्राइक कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, इस बाहर साइड से जो है थोड़ा सा टच कर रहे हैं, वहां पे वो दिखा रहे हैं लार्ज डिविएशन, ठीक है, हम बोलेंगे ये लार्ज डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं।
कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जो क्या करते हैं, जैसे ही वो स्ट्राइक करते हैं फॉइल को, वो स्ट्रेटली पास होते हैं, ठीक। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जो वो स्ट्राइक कर रहे हैं एटम को, जब वो स्ट्राइक कर रहे हैं एटम को, वो कंप्लीटली रिबाउंड हो रहा है, ठीक है, वो कंप्लीटली रिबाउंड हो रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने बोला कि ये जो गोल्ड फॉइल ये एटम्स का बना होता है। तो एटम्स की बात अगर हम करेंगे, अगर एटम को हम एज अ सॉलिड मानेंगे कि एटम जो है वो सॉलिड है, जो जितना उसका वॉल्यूम है वो सॉलिड है उसमें, तो हर कोई अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक कर रहा है और उससे क्या हो रहा है, उसकी जो पाथ है वो चेंज हो रही है और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। सिंस हमने देखा यहाँ पे कि जो मोस्ट ऑफ दी पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल, वो पास हो रहे हैं स्ट्रेट, ठीक है, अगर आप देखोगे वो स्ट्रेटली पास हो रहे हैं थ्रू दी गोल्ड फॉइल विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाने के बगैर ये डायरेक्टली पास होते हैं। और इससे पता चला कि अगर हम एटम की बात करेंगे, एटम में मोस्ट ऑफ दी जो स्पेस होता है वो क्या होता है, वो एम्प्टी होता है। क्यों? क्योंकि जब ये स्ट्रेट पास हो रहा है, यानी आगे कोई ऐसा चीज टकराने की है ही नहीं, यानी इसको कोई चीज टकरा ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट जब पास होगा तो वहां पे एम्प्टी स्पेस होगा। अगर आप खुद की एग्जांपल हो, आप चल रहे हो, आपके सामने अगर कुछ भी नहीं होगा, आप स्ट्रेट चलोगे। अब देखो, अगर आपके सामने मैं कुछ ऐसी चीज रखूंगी कि आपको या तो साइड, उसके साइड से जाना पड़ेगा, यानी डिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा, या तो आपको इतना बड़ा चीज आगे दिखाई देगा कि आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब एम्प्टी स्पेस होगा, यानी जब सब कुछ ठीक होगा, खुला होगा, कि आपको आपके सामने कोई चीज होगा ही नहीं, आप डायरेक्टली स्ट्रेट चलोगे, ठीक है, आप स्ट्रेट चलोगे। सेम इज द केस विद अल्फा पार्टिकल। उसने क्या बोला कि जो ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेटली पास हो रहे हैं इस गोल्ड फॉइल से, जो इस एटम से स्ट्रेटली पास हो रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है एटम का वो एम्प्टी होता है। क्योंकि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स है उसमें मैक्सिमम पोर्शन वाले जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेटली पास हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, हमें पता है कि जो सिमिलर चार्ज है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है वो रिपेल करेगा पॉजिटिवली चार्जड बॉडी को। हम अगर देखेंगे यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स है, ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल डिविएशन से क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो लार्ज डिविएशन से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली रिबाउंड हो रहे हैं, जो टोटली रिपेल हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर वाला पोर्शन है एटम का, जो सेंटर वाला पोर्शन है एटम का, वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे क्या है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली रिबाउंड कर रहे हैं, वो कंप्लीटली वापस आ रहा है, क्योंकि वो रिपेल्शन दिखा रहे हैं वहां पे। हमें पता है कि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो कंप्लीटली वापस आ रहे हो, कंप्लीटली रिपेल हो रहे हैं वहां से, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है, वो जो सेंटर पार्ट है, वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया, उस पॉजिटिव चार्ज को नाम दिया न्यूक्लियस। और फिर बोला गया कि जो सेंटर पार्ट होता है एटम का, जहां से ये अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड हो रहे हैं, वो पॉजिटिवली चार्जड होता है, और उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। अब देखो, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है जो वापस आ रहे हैं, कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो रिबाउंड कर रहे हैं, ठीक है, जो वापस आ रहे हैं। तो इसको हम खाली इस बेसिस पे नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस बेसिस पे भी ये बोला जा सकता है कि अगर न्यूक्लियस डेंस और हार्ड होगा, तो जाके क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली रिबाउंड करेंगे, ठीक है, वो कंप्लीटली रिबाउंड करेंगे। यहाँ से दिखाता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता खाली, बल्कि वो हार्ड और डेंस भी होता है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स है उससे पास नहीं हो सकते हैं, वो कंप्लीटली वहां से रिबाउंड करते हैं, यानी कंप्लीटली वो वापस आ जाते हैं वहां से। तो यहाँ से क्या क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और हमने परसों भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मैंने आपको बोला था कि जो सारा मास होता है एटम का, वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, वो सेंटर पे होता है, यानी न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है, ठीक। अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करेंगे जो डिफ्लेक्ट होते हैं, वो बहुत कम डिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत कम है, क्योंकि कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, जो रिबाउंड बैक कर रहे हैं इस सेंटर पार्ट से। तो यहाँ से पता चलता है कि न्यूक्लियस जो है ये स्मॉल साइज का है एज कम्पेयर टू जो होल एटम है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली पास हो रहे हैं, यानी एटम का साइज काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो अगर हम न्यूक्लियस के रेडियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁵ टाइम्स ज्यादा,
किससे? जो रेडियस होता है एटम का, एटम का जो रेडियस है उससे 10⁵ टाइम्स क्या होता है रेडियस, अगर हम देखेंगे कम होता है, किसका? न्यूक्लियस का कम होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या दिखाया? उसने दिखाया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट यानी उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। इसके अलावा उसने बोला कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्जड होता है। देन उसका दूसरा क्या था कि जो न्यूक्लियस होता है ये डेंस और हार्ड होता है। देन थर्ड वन उसने दिखाया कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो काफी स्मॉल होता है साइज में एज कंपेयर टू एटम। अगर हम एटम को एज अ होल मानेंगे तो उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस होता है इसका जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है। तो अगर हम न्यूक्लियस को डिफाइन करेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्जड पार्ट होता है एटम का, जो कि सेंटर पोजीशन पे लाई करता है। और जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो सारा एंटायर मास होता है एटम का वो कंसंट्रेट होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस पे। क्योंकि हमने पहले बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं उनका नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, उनका मास बहुत छोटा और उसको हम नेग्लेक्ट ही करते हैं, उसको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो किसकी वजह से? जो इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स का क्या होता है? प्रोटॉन्स का होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस की वो क्या डिटरमाइन करते हैं? कितने नंबर है पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस में। ठीक, न्यूट्रॉन्स भी वहां पे होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? वो चार्जलेस होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता और वो न्यूट्रल होते हैं। अब देखो ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? न्यूक्लियॉन्स। किनको? जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्यों बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे वो बहुत कम होता है। ठीक, वो बहुत कम होता है किसके वॉल्यूम से? जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो एटम का पार्ट है, यानी जो सारा पार्ट है न्यूक्लियस के अलावा, दिस इज न्यूक्लियस, इसके अलावा जो सारा रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे न्यूक्लियस के, आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते, जो मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, कि कितना ज्यादा वॉल्यूम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का एज कंपेयर टू दी व्हाट वॉल्यूम ऑफ दी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एटम में, इसको किसने दिखाया था? किस एक्सपेरिमेंट से? रदरफोर्ड ने दिखाया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है? उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया। स्कैटर मतलब अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया है गोल्ड फॉइल के साथ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक जी, जो रदरफोर्ड है उसने क्या किया था? उसने जो अपना ये है मॉडल था वो 1911 में दिया था। ठीक है, उसने क्या किया था? अपना जो मॉडल है 1911 में दिया था। और अगर हम देखेंगे, अगर हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे, ये तो एक्सपेरिमेंट था उसने दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद क्या किया उसने? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जो उसको डिस्क्राइब किए भी किया। क्या किया उसने? अपने मॉडल को डिस्क्राइब भी किया। अगर हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल क्या है, लेकिन किस बेसिस पे उसने इसको डिस्क्राइब किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो रदरफोर्ड ने क्या दिया? उसने न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का। रदरफोर्ड जो मॉडल है एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें क्या क्या उसने बोला कि एक एटम जो होता है, अगर हम एटम की बात करेंगे उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस और काफी स्मॉल न्यूक्लियस होता है जिसमें सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, वेरे जो न्यूट्रॉन्स है उनका कोई चार्ज नहीं होता। और जो एंटायर मास होता है एटम का वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है? उसके न्यूक्लियस पे। क्या बोला पहला पॉइंट रदरफोर्ड ने? कि एटम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज डेंस और काफी स्मॉल न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, वेयर एज न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता। और जो एंटायर मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेट होता है? न्यूक्लियस में। उसके बाद उसने बोला कि जो न्यूक्लियस होता है ये सराउंड होता है बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स में, एक काफी अच्छी खासी स्पीड पे, एक हाई स्पीड पे वो करते हैं इसको सराउंड। और जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं इलेक्ट्रॉन से उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं हम उनको? वी कॉल देम ऑर्बिट्स। ठीक है, उनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एटम जो होता है ये इसमें एटम है जो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से एक साथ रहते हैं। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं एटम में। और मोस्ट ऑफ दी जो एटम जो होते हैं उसमें एम्प्टी स्पेस होती है। ठीक, जो अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या दिया था एटम ने, ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो उसने डिस्कवर किया था, लेकिन
सेकंड जो स्ट्रक्चर उसने दिया था उसमें उसने क्या बोला था, उसने हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर दिया था। जब रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर दिया था उसने हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर दिया था और हीलियम का दिया था। हाइड्रोजन जो है उसमें क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। तो रदरफोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है। ठीक, ये स्मॉल न्यूक्लियस है इसका, जिसमें क्या है, जिसमें एक प्रोटॉन है। अगर हम प्रोटॉन को दिखाएंगे P पॉजिटिव, ठीक, जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो किसके रिवॉल्व करता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इस जो ये सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक अच्छी खासी स्पीड पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक, अब देखो जो हाइड्रोजन है इसमें एक नंबर एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रल। और अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे जो न्यूक्लियस का सॉरी जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। मैंने आपको कल भी बोला था कि जो हाइड्रोजन है एटम, इसमें खाली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते। देन जो सेकंड उसने दिया था दैट वाज हीलियम। अगर हम हीलियम की बात करेंगे, हीलियम में क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखेंगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एज ए होल एटम अगर हम देखेंगे जो हीलियम होता है ये भी क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब देखो इस रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक मतलब इसकी कुछ डिफेक्ट्स है। क्या क्या डिफेक्ट्स है इसके, ये जो स्टेबिलिटी एटम की वो ये डिस्क्राइब नहीं करता है। ये कैसे हम क्लियर करेंगे, अगर हम देखेंगे जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसने बोला कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ में। क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में। अब हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कोई भी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो इसका जो मोशन है वो एक्सेलरेट हो जाता है। क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस वो एक्सेलरेट हो जाता है। और हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है फिजिक्स की उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो क्या करेगा, वो रेडिएट करता है एनर्जी कंटिन्यूसली, यानी वो एनर्जी को लूज करता है कंटिन्यूसली। तो अगर हम रदरफोर्ड मॉडल पे क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो क्या बोलता है कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ये एक्सेलरेटेड मोशन में दिखाएंगे, जिसकी वजह से ये एनर्जी को कंटिन्यूसली लूज करेंगे। जब एनर्जी जो है इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूसली लूज होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, इनकी जो स्पीड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जो है उनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कौन, जो अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा क्लोज आएंगे न्यूक्लियस के और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किस में आ जाएंगे, न्यूक्लियस में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उस वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो एटम है वो अनस्टेबल हो सकता है और वो कोलैप्स हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, एटम जो होते हैं स्टेबल होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी किसके, न्यूक्लियस के अराउंड। अब जी स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है इसको एक्सप्लेन किया था नील बोहर ने। किसने किया था, नील बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि एटम जो है इसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा, पहले मैं अटेंडेंस करूंगी। यहां तक सबको समझ आए, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई क्वेश्चन? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है?
किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है? और मैंने जो आपको कल बोला था टेबल बनाने के लिए, वो आपने बनाया? यस मैम। किस किस ने बनाया वो? आरिजू शौकत, आपने बनाया वो? आरिजू शौकत रोल नंबर 5, आपने बनाया वो टेबल? आप आज क्या करोगे? आप लोग आज रिवीजन करोगे, ठीक? जो भी आपने पढ़ा आज, जो भी मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं पे प्रॉब्लम आएगी, तो आप वो कल क्वेश्चन पूछना, ठीक है? चलिए मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।